आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन से वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। ये रसायन विज्ञान के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो हमें सीखना ही पड़ता है। ठीक है, तो आज हम इस बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे और एक लाजवाब तरीके से इस कंसेप्ट को पूरा अपने दिमाग में हम याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे दुनिया में यदि तत्वों की संख्या कितनी है तो वो 118 तत्व है जो हमारी आवर्त सारणी में पाई जाती है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि उस आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं तो बोलना भैया 94 ऐसे तत्व हैं जो पूरे प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी के जो 24 तत्व होते हैं जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए होते हैं। ठीक है, देखिए उस आवर्त सारणी में उन तत्वों को हम किस तरीके से लिखते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। जैसे मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा, ये हमारे पास कोई एक तत्व है, इस तत्व को मान लेते हैं कि ये तत्व एक एक्स है। ठीक है, ये एक्स हमारा क्या है, मान लेते हैं ये एक्स हमारा क्या है, कोई तत्व है, और तत्व को ही मेरे भाई हम लोग एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस तत्व के ऊपर जो होता है, इस तत्व के जो ऊपर होता है ये हमारा परमाणु भार होता है, इस तत्व का भार होता है। इस तत्व के भार को मेरे भाई हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा ए क्या कहलाता है मेरे भाई, तत्व का भार, तत्व का भार कहते हैं इसको। ठीक है, और इस तत्व के जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं तत्व का परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये हमारा नीचे जो होता है इसे हम जेड से कहते हैं। तो ये जो हमारा जेड दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं तत्व का क्रमांक या इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई यदि आपके सामने लिखा है कि O मतलब ऑक्सीजन, 8 मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, और इसके ऊपर यदि 16 लिख गया तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 है। ठीक है, ये बात मेरे भाई आप लोग जानते हो जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अब मसला क्या है मेरे भाई कि समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। तीनों कंसेप्ट को मेरे भाई यहां से आप लोग जरूर सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए समस्थानिक जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइसोटोप, समभारिक जिसे हम लोग कहते हैं आइसोबोर, सम इलेक्ट्रॉनिक जिसे कहते हैं आइसोटोन्स, इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, पहले नंबर पे मेरे भाई हम लोग चर्चा करेंगे समस्थानिक की। देखिए ध्यान से, समस्थानिक हमसे ये कहता है कि यदि कोई ऐसा तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, वैसे तत्वों को मेरे भाई हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए लेकिन परमाणु भार अलग होना चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होना चाहिए। यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। एक और होता है मेरे भाई सम इलेक्ट्रॉनिक जो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ये तीन ही चीज पूछे जाते हैं। ठीक है, समस्थानिक को मेरे भाई हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं, समभारिक को हम लोग आइसोबार कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक को हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, इन तीनों में अंतर क्या है मैं यहाँ पे पूरा लिख दिया हूं। जैसे मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा, यदि परमाणु क्रमांक जेड समान हो, यदि मेरे भाई परमाणु क्रमांक समान हो, एक तत्व एक और तत्व हो गया, एक और तत्व हो गया, अगर तत्वों का परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं मेरे भाई समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत सारे एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा। यदि परमाणु भार समान हो तो वह क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है। यदि ऊपर वाला भार समान हो और ये नीचे वाला अलग अलग हो, इसे हम समभारिक कहते हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्या यदि बराबर हो गई, कि अलग अलग तत्वों की यदि न्यूट्रॉनों की संख्या यदि बराबर हो गई तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, जो कि हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, समस्थानिक में यदि परमाणु क्रमांक जेड समान हो, ये वाली लाइन मेरे भाई आप लोग नोट करिएगा कि यदि परमाणु क्रमांक जेड समान हो तो समस्थानिक होता है। एग्जाम्पल में मेरे भाई हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन कौन समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे में देखिए एक को हम लोग कहते हैं प्रोटियम, एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटियम। ठीक है, इस प्रोटियम को 1H1 लिखते हैं। एक हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, इस ड्यूटेरियम को हम लोग कहते हैं मेरे भाई, हम लोग कहते हैं 1H2 कहते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम, इसको हम लोग कहते हैं 1H3। यानी परमाणु क्रमांक तो मेरे भाई समान है लेकिन इसके परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसको हम चार्ट से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है,
आइए मेरे भाई ध्यान से सीखिए आप लोग। देखिए हमने क्या कहा था मेरे भाई कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसको हम यहां पे बता रहे हैं एक्सप्लेन करके। जैसे देखिए हाइड्रोजन के क्या होते हैं मेरे भाई, 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, अरे यस या नो बोलो मेरे भाई। तो ये क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि मेरे भाई ये समस्थानिक है, ये भी आके हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, तत्व है। यदि इसकी बात करूं तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना है, जेड। जेड को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई, इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे मेरे भाई, 1। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई, 1 है। अरे 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई, 1 है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1। समझ में आ रही है। इस तत्व का परमाणु भार को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। इस तत्व का परमाणु भार कितना है, 1। इस तत्व का परमाणु भार कितना है, 2 है। इस तत्व का परमाणु भार कितना है, 3 है। नोट करिएगा मेरे भाई। देखिए परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, जितना परमाणु क्रमांक होता है मेरे भाई उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी एक परमाणु क्रमांक है तो 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एक परमाणु क्रमांक है तो 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एक परमाणु क्रमांक है तो 1 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है। यानी एक मान ये है तो ये भी 1 होगा। और प्रोटॉन की संख्या मेरे भाई, जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इनका भी मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आइए देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या, मेन यही चीज है, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, मतलब ए में से जेड को घटा दो। मेरे भाई ध्यान समझना, ऊपर वाले में से नीचे को घटा दो, 1 में से 1 को घटा दोगे मेरे भाई, तो 1 में से 1 घटा दोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे 2 में से 1 घटा दोगे मेरे भाई तो यहाँ पे हो जाएगी, 2 में से 1 घटा दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और यहाँ पे 3 में से 1 घटा दोगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना, न्यूट्रॉनों की संख्या 2। अब मेरे लाइन को एकदम ध्यान से सीखिएगा, एक भी ऐसा आप में से कोई नहीं होगा जिसे आपको ये चार्ट समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले ही लाइन में क्या लिखा है कि यदि परमाणु क्रमांक समान हो, बाकी कोई समान नहीं होना चाहिए, बाकी कोई समान नहीं होना चाहिए, जैसे में परमाणु भार और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये समान नहीं होना चाहिए, तभी वो समस्थानिक कहलाता है। चलिए देखिए, ये देखिए जेड है, जेड मतलब परमाणु क्रमांक। क्या यह सेम है मेरे भाई, आप लोग बताना, क्या यह सेम है? सेम का मतलब एक जैसा है सबका। और उसके बाद देखो ये परमाणु भार है, परमाणु भार क्या यह सेम है? और एक हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या यह सेम है? मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या परमाणु क्रमांक बराबर है, कि परमाणु भार बराबर है, कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। ठीक है, देखो हम लोग चीजों को समझते नहीं है, जब एक बार समझ में आ जाती है तो हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि परमाणु क्रमांक समान हो तो समस्थानिक होता है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो मेरे भाई ये क्या है, हमारा सेम है, ये क्या है हमारा सेम है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा सेम नहीं है क्योंकि ये अलग अलग है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये भी सेम नहीं है, तो ये भी हमारा सेम नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि परमाणु क्रमांक बराबर हो और बाकी परमाणु भार और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहलाता है। यानी ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा समस्थानिक है। क्या है मेरे भाई, ये समस्थानिक है, यानी आइसोटोप है, आइसोटोप। कितने लोगों को मेरे भाई ये बात समझ में आई कि आइसोटोप क्या हुआ? बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये नीचे का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे भाई छोटा सा एक चीज लिखना, एक फैक्ट आप लोग लिखना जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी होता है कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, इन तीनों का मेरे भाई उपयोग अलग अलग जगह पर होता है। ठीक है, देखिए इसका उपयोग मेरे भाई हम लोग जल में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जल में। कौन से जल में, आसूत जल में, आसूत जल में। आसूत जल कौन सा है, जो समुद्र की पानी से छानकर हम जो जल बनाते हैं पीने योग्य के लिए, उसे हम आसूत जल कहते हैं। तो आसूत जल में मेरे भाई 1H1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना,
1H2 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 92 यूरेनियम 235 एक ऐसा तत्व है जिससे हमारी परमाणु भट्ठी चलती है, यानी परमाणु का निर्माण होता है, परमाणु विखंडन होता है, जिसके द्वारा हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, जिसके द्वारा परमाणु बम बनाए जाते हैं। उसमें ये 1H2 मंदक के रूप में काम करता है। मंदक का मतलब होता है कि परमाणु भट्ठी के तापमान को ज्यादा करना, परमाणु भट्ठी के तापमान को कम करना, उसमें ये मंदक का रूप का कार्य करता है। तो मेरे भाई यहाँ पे एक पॉइंट बना के आप लोग लिखना मेरे साथ कि ये मंदक के रूप में काम करता है, ठीक है। मंदक के यूज में लिख देना, मंदक के रूप में कार्य करता है। कहां कार्य करता है? परमाणु भट्ठी में, परमाणु भट्ठी में, ठीक है। कहां कार्य करता है मेरे भाई? परमाणु भट्ठी में। देखो ये 1H3 क्या करता है? ये रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। 1H3 क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यहां पे लिख देना मेरे भाई, ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। ऐसे लिख देना। इसका यूज कहां करते हैं? रेडियो एक्टिव, हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में उपयोग इसका करते हैं हम लोग 1H3 का। तो ये 3 फैक्ट मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो आप पहले इतना लिख लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इस समस्थानिक के कुछ विशेष गुण के बारे में सीखने वाले, ठीक है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, ये एनसीईआरटी के द्वारा पढ़ा रहा हूं और आपसे परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, इसको अच्छे से मेरे भाई नोट करिए, फिर आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हूं। जैसे मैं ये एग्जाम्पल आपको करके दिखाया था, वैसे ही ये एग्जाम्पल आप लोग करिएगा, ये करिएगा, ये करिएगा, और एक कमेंट में दिल भेज दीजिएगा कि नहीं भैया ये सब के सब क्या है? समस्थानिक है। इनके परमाणु क्रमांक मेरे भाई समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग अलग होते हैं। लेकिन आप हमसे ये प्रश्न पूछोगे कि भैया हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? 12 होता है। लेकिन ये कार्बन का परमाणु भार जो 14 आप लिखे हो, इसका उपयोग कहाँ होता है? बिल्कुल आप पूछ सकते हो मेरे भाई। देखो, अलग अलग समस्थानिकों का उपयोग हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा, मान लो कि आज से 2000-3000 वर्ष पहले कोई मरा हुआ है और उसकी हड्डी हमको पता चल गई, या उसकी हड्डी हमको दिख गई। अब हमको कैसे पता चलेगा कि नहीं ये 2000 वर्ष पहले का मरा हुआ इंसान है, या 4000 वर्षों पहले का मरा हुआ इंसान है, या 5000 वर्षों पहले का ये पत्थर है, 5000 वर्षों का पहले का ये पेड़ है? तो जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए, जीवाश्म का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 14 का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मेरे भाई आप लोग लिखिए जा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कार्बन का एक समस्थानिक है मेरे भाई, कार्बन 14, ठीक है। इसका हम लोग उपयोग कहां करते हैं? यूज हम कहां करते हैं? ठीक है, जीवाश्म का पता लगाने के लिए। किसका पता न लगाने के लिए? जीवाश्म का। जीवाश्म जिसमें जीव का अंश हो, जीवाश्म किसे कहते हैं? जिसमें जीव का अंश हो। जीवाश्म का पता लगाने के लिए, जीवाश्म का पता लगाने के लिए हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। इसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। आपसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में, इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग कहते हैं, ठीक है। और ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा मेरे भाई, जीवाश्म का मतलब जिसमें जीव का अंश हो, जिसमें जीव का अंश हो, उसे हम कहते हैं जीवाश्म, ठीक है। तो आज से 2000, 200, 500, 600, 1000, 10,000, अगर इतना साल भी पहले यदि कोई व्यक्ति मरा हुआ है ना, तो इस पद्धति से, इस कार्बन के समस्थानिक 14 का उपयोग करके हम एग्जैक्ट उस वर्ष में जा सकते हैं जिस वर्ष में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जीवाश्म का अध्ययन के लिए, या पेड़ पौधा भी यदि 5000, 6000 वर्ष पुराना है तो भी हम इसके द्वारा ज्ञात करते हैं। बात समझ में आई? तो जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए हम कार्बन 14 पद्धति का उपयोग करते हैं, इसे हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। लेकिन यदि जीवाश्म नहीं है, जैसे कुछ चट्टान हो गए, पर्वत हो गए, चट्टान हो गए, पर्वत हो गए, महल हो गए, कंक्रीट हो गए, इनका पता लगाने के लिए हम यूरेनियम पद्धति का उपयोग करते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिए मेरे भाई। जैसे देखिए, जैसे हम चट्टान, तो चट्टान एक निर्जीव है, चट्टान जीवाश्म नहीं है, चट्टान में कोई जीव का अंश नहीं है, तो चट्टान मृत वाला चीज हो गया, निर्जीव चीज हो गई। चट्टान हो गए, पर्वत हो गए, महल हो गए, तो इन सब का मेरे भाई पता लगाने के लिए, इन सब का पता लगाने के लिए हम यूरेनियम पद्धति का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम पद्धति का उपयोग करते हैं, यूरेनियम
पद्धति, ये वाला, ये यूरेनियम 92-238 यूरेनियम पद्धति का उपयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं। तो ये चीज दो मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पे दो चीज आप लोग लिख लीजिए, आयोडीन 131, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, और Fe मतलब लोहा, आयरन 24 का हम लोग उपयोग कहां करते हैं। तो ये दो चीज मेरे भाई आप लोग ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। देखिए आयोडीन 31 का उपयोग हम लोग करते हैं घेंघा रोग का उपचार करने में। तो मेरे साथ आप लोग लिखिए, घेंघा रोग का उपचार करने में, उपचार करने में, ठीक है, आयोडीन का हम लोग उपयोग करते हैं घेंघा रोग का उपचार करने में। जैसे देखो मेरे भाई, हम लोग जो नमक खाते हैं तो नमक में क्या होता है, नमक में मिलाया जाता है आयोडीन। इसलिए आयोडीन मिलाया जाता है क्योंकि पहले के समय में क्या है, पहले के समय में किसी को घेंघा रोग हो जाता था, तो घेंघा रोग को बचने के लिए हम उसमें आयोडीन का उपयोग करके नमक को खाते हैं। यदि आयोडीन हमारे नमक में नहीं मिलाया जाता तो यही नमक हमारे पास 5 रुपए 10 रुपए में मिलते, क्योंकि नमक बहुत ही सस्ता होता है, समुद्र के पानी से बनता है हमारा नमक, ठीक है। तो घेंघा रोग के उपचार में हम लोग आयोडीन का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। थायराइड कैंसर में इसका जांच करने के लिए किया जाता है। एक और पॉइंट यहां पे लिखिएगा मेरे भाई, थायराइड कैंसर का जांच के लिए, ठीक है, जांच के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए Fe14 आयरन 24 इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं, तो एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए, ठीक है, ये भी पॉइंट है, इसको लिखिए, एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए, एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आयरन 24 का हम लोग क्या करते हैं, आयरन 26 होगा, ठीक है, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा, आयरन 26 का उपयोग हम कहां करते हैं, एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए हम लोग आयरन 26 का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए एक और चीज लिखिए, आर्सेनिक 74 एक और समस्थानिक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में। ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए, किसका पता लगाने के लिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ट्यूमर का पता के लिए किया जाता है, ठीक है, लिए किया जाता है, ठीक है। एक हमारे पास कोबाल्ट का समस्थानिक है, कोबाल्ट 60, पूछा जाता है यदि आपको कैंसर हो गया तो कैंसर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, इसे भी लिख लीजिए, ठीक है, कोबाल्ट 60, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं आर्सेनिक कहते हैं, ठीक है। देखिए कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, ठीक है, कैंसर का पता लगाने के लिए, कैंसर का पता लगाने के लिए, ठीक है, कैंसर का पता लगाने के लिए हम लोग कोबाल्ट का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे गामा किरणें निकलती है। कौन सी किरणें निकलती है, इसको वाई मतलब हो गया गामा किरणें, गामा किरणें निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं। तो ये दो कंसेप्ट आप लोग मेरे भाई याद रखिएगा। मैं देखो यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको इसलिए लिखाया हूं ताकि आप लोग सीखें मेरे भाई कि समस्थानिक का वास्तविक में मतलब क्या होता है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। हम लोग तो याद करते हैं कार्बन 612, लेकिन ये जो समस्थानिक है कार्बन 614 इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में आपको सीखना है, ठीक है। जब आप ये सीख जाओगे मेरे भाई तब आपको ये भी समझ में आएगा कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। नेक्स्ट चीज देखिए मेरे भाई, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा समस्थानिक किस तत्व में, सबसे ज्यादा समस्थानिक, ठीक है, सबसे ज्यादा समस्थानिक मेरे भाई कहां होता है, उस किस तत्व में होता है, तो वो होता है पोलेनियम, ठीक है, पोलेनियम, पोलेनियम पीओ में कितने समस्थानिक होते हैं मेरे भाई, टोटल 27 होते हैं। तो ये एक पॉइंट मेरे भाई लिख लीजिएगा समस्थानिक वाले कंसेप्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए समभारी किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे इरेज कर देता हूं, यहां तक आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं समभारिक आपको बताता हूं क्या होते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, आगे देखिए
यदि परमाणु भार समान हो तो वो समभारिक कहलाता है। बाकी परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होनी चाहिए। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए, मैं क्या कहूं, समभारिक को इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। यदि परमाणु भार, यहाँ पे एक लाइन देखिए मेरे भाई, परमाणु भार समान हो तो उसे हम समभारिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसके एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसके दो एग्जाम्पल है जो बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन कौन से हैं? कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14, ये पूछा जाता है। और एक आपसे पूछा जाता है 18 आर्गन 40 और एक 20 कैल्शियम 40। क्या मैं आपको एक बता दूंगा तो क्या आप दूसरा वाला अपने से नहीं कर पाओगे? बोलोगे हाँ भैया। देखो, परमाणु भार समान होना चाहिए, परमाणु क्रमांक अलग, यहाँ पे n होगा और यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई कार्बन होगा और यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। देखिए, परमाणु भार समान होना चाहिए, परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए। परमाणु भार मेरे भाई समान होना चाहिए 14 14 40 40, लेकिन ये नीचे वाला अलग अलग होना चाहिए, उसे हम कहेंगे समभारिक। ध्यान से सीखिए मेरे भाई, कार्बन 6 14 7 नाइट्रोजन 14, ठीक है, ऐसे आप लोग बना लीजिए, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या है? तत्व है, ठीक है, ये हमारा क्या है? तत्व। इसमें जो परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7, ठीक है। इसका जो परमाणु भार है A, परमाणु भार कितना है? 14, इसका भी परमाणु भार कितना है? 14, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपसे कहा कि जितना परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी ये भी 6 ये भी 7, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या होगी, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, यानी ये 6 है तो ये भी 6, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है मेरे भाई? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, यानी 14 में से 6 को घटा दोगे तो कितना होगा? 8, और यहाँ पे 14 में से 7 को घटा दोगे, ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 7, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भाई मिलाओ, ध्यान से देखो, क्या यह सेम है और क्या यह सेम है और क्या यह सेम है? तीन ही चीज तो मिलाना है, यह सेम है, यह सेम है, यह सेम है। कौन सा सेम है? तो मेरे भाई आप लोग बोलोगे कि परमाणु क्रमांक सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 है यहाँ पे 7 है, इसलिए ये सेम नहीं है। परमाणु भार सेम है, मैंने आपसे कहा था ना, यदि परमाणु भार समान हो, समान का मतलब सेम हो, तो वो समभारिक कहलाता है। तो इसका परमाणु भार क्या है मेरे भाई? समान है, सेम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? समभारिक कहलाएगा। और देखो, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ 8 है यहाँ 7 है, तो ये भी सेम नहीं है। अब समझ में आया आपको कि समभारिक किसे कहते हैं? तो ये हमारा क्या कहलाएगा मेरे भाई? समभारिक कहलाएगा, ठीक है। याद हो गया? क्लियर एकदम, कि ऐसा तत्व, ऐसे विभिन्न विभिन्न तत्व जिनके परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम तीसरा चीज चलते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, इसे भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यदि न्यूट्रॉनों की संख्या सेम रहेगी, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या यदि सेम हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। एक ही बार हम अपने एग्जांपल से सीखते हैं मेरे भाई कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे सेम होती है। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए, इसके एग्जाम्पल को मेरे भाई यहाँ पे आप लोग देखिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि कार्बन 6 14, ऑक्सीजन 8 16, इसका हम लोग निकाल के देखते हैं क्या ये सम न्यूट्रॉनिक है? तो मेरे भाई हाँ, ये सम न्यूट्रॉनिक है। जैसे देखिए, कार्बन 6 14 8 ऑक्सीजन 16, ठीक है। देखिए, ऐसे चार्ट आप लोग बना दीजिए और यहां पे आप लोग लिखिए तत्व, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? यहां भी 6 यहां भी 8। इसका परमाणु भार कितना है? यहां पे 14 यहां पे 16। यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है मेरे भाई? जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी ये 6 है तो यहां भी 6 होगा, ये 8 है तो यहां भी 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी। क्लियर हो गया? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, यानी 14 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 8 आएगा, ठीक है। यहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या होगा? 16 में से मेरे भाई 8 को घटा दोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इसका परमाणु क्रमांक सेम है? तो बोलोगे भैया सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 है।
क्या इसका परमाणु भार सेम है? तो बोलोगे भैया सेम नहीं है, क्योंकि इसका परमाणु भार अलग अलग है। क्या न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है? अरे यस मेरे भाई, बोल दो, अब तो बोल दो मेरे भाई सेम है। तो बोलोगे हाँ भैया ये हमारे पास क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्या चीज, ये दोनों तत्व हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो और भी मेरे भाई एग्जाम्पल है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, सीखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, और एक दिल भेज दीजिएगा करने के बाद कि नहीं भैया आपने जो पढ़ाया था, जो आपने कंसेप्ट आपने सिखाया था, उसे जरूर हमें समझ में आया है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे लिखिए मेरे भाई, यहाँ पे लिखिए 15 फास्फोरस परमाणु भार 31, ठीक है, 16 सल्फर 32। इसका आप निकाल के दिखाइएगा कि क्या यह सम न्यूट्रॉनिक है। एक हाइड्रोजन 3, मतलब इसको ट्राइटियम कहेंगे, और इसके संग हम 2 हीलियम के परमाणु भार में यदि हम 4 जोड़ दें तो इसका मेरे भाई आप निकाल के दिखाइएगा। 2 हीलियम परमाणु भार 4, 1 हाइड्रोजन परमाणु भार 3, इसका आप निकाल के दिखाइए क्या इसका न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, क्या इसके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, क्या इसके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो इस तरीके से मेरे भाई हमने क्या सीखा, हमने समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक को हमने सीख लिया। परिभाषा मेरे भाई बहुत आसान है, आपको मैं क्या बोला हूं, आपको यहां से परिभाषा आप अपने से बना सकते हैं। यदि परमाणु संख्या Z समान हो तो समस्थानिक होता है, ठीक है, लेकिन परमाणु भार और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। हो गया परिभाषा, इसका भी आप अपने से लिख ले सकते हो। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जो तरीका है आपको समझ में आना चाहिए। तो कैसी लगी आपको क्लास मुझे जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेवा समाप्त। जय हिंद, ख्याल रखना अपना, ठीक है, चलिए।